बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आपको रियल एनालिसिस 1 की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने रियल एनालिसिस 1 में चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है और आज इस चैप्टर पर लेक्चर नंबर 24 में मैं दो इम्पॉर्टेंट इनफाइनाइट सीरीज़ जो है उनके बिहेवियर को डिस्कस करूंगा। बिहेवियर से मुराद है कि उनकी कन्वर्जेंस और उनकी डाइवर्जेंस के मुतालिक यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। जिन दो सीरीज़ की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है जी आइलर सीरीज़ एंड हार्मोनिक सीरीज़। तो आइलर और हार्मोनिक सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि आइलर सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है और हार्मोनिक सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करती है। तो इनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर चंद एक प्रीवियस जो रिज़ल्ट्स हैं उनको यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना होगा। तो पहला रिज़ल्ट ये है, एक तो यहाँ पर हम मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम के स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। आपके पास अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड हो, मोनोटोनिक हो, तो वो इस चीज़ की गारंटी देता है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। अगली चीज़ यहाँ पर एक सीक्वेंस को बाउंडेड कब कहते हैं? एक सीक्वेंस को बाउंडेड कहते हैं अगर उस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से स्मॉलर इक्वल हो और m आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर है। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है? एक सीक्वेंस का मोनोटोनिक कहते हैं अगर एक सीक्वेंस नॉन इंक्रीजिंग हो या फिर नॉन डिक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। इन चार में से अगर वो किसी भी एक टाइप का सीक्वेंस होगा तो आप उसे मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे। ये तमाम बेसिक चीज़ें जो है मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ और मैंने इस पूरे रियल एनालिसिस 1 का जो कोर्स की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो यहाँ पर नहीं जा रहा कि मोनोटोनिक सीक्वेंस या बाउंडेड सीक्वेंस के मतलब, ये सिर्फ टर्म इस्तेमाल करूँगा मैं यहाँ पर। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो अब मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट ये प्रूफ करने के लिए कि आइलर सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है। नहीं जी, नेक्स्ट आइलर सीरीज़ क्या है सबसे पहले देखते हैं कि आइलर सीरीज़ होती किस तरह की है। आइलर सीरीज़ ऑफ द फॉर्म समीशन 1 से इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर, और अगर आप n की जगह 1 पुट कर दें ये बनेगा 1/1 स्क्वायर, 2 पुट करें 1/2 का स्क्वायर, 3 पुट करें 1/3 का स्क्वायर, अप टू सोन n की जगह n पुट करें 1/n स्क्वायर, अप टू सोन चलता रहेगा। ये आपके पास आइलर सीरीज़ का फार्मूला है, ये इसकी आइलर सीरीज़ की फॉर्म है। आपने प्रूफ करना है कि ये सीरीज़ हमेशा कन्वर्ज करती है। यहाँ पर मैं एक और रिज़ल्ट को इस्तेमाल करूँगा और वो रिज़ल्ट कुछ इस तरह है, याद रखिएगा। एन इनफाइनाइट सीरीज़ समीशन 1 से इन्फिनिटी an कन्वर्ज करती है इफ़ इट्स सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम। अगर इस सीरीज़ का जो nth पार्शियल सम का सीक्वेंस है जो कि यहाँ पर मैंने Sn से लिखा है, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। अब अगली बात यह है कि ये सीक्वेंस कब कन्वर्ज करता है, कोई सीक्वेंस कब कन्वर्ज करता है। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैं दो मेथड इस्तेमाल करूँगा, एक तो ये है कि वो सीक्वेंस बाउंडेड और मोनोटोनिक दिखाऊंगा, तो बाउंडेड मोनोटोनिक होगा तो सीक्वेंस कन्वर्ज कर देगा। दूसरा सीक्वेंस की कन्वर्जेंस का आसान तरीकाकार होता है कि उस सीक्वेंस में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेने से उस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इसका आंसर जो है फाइनाइट नंबर आ जाए, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस की लिमिट की एग्जिस्टेंस को शो करता है। तो मैं यहाँ पर बाउंडेड मोनोटोनिक जो है बाउंडेडनेस दिखाऊंगा सीक्वेंस की और मोनोटोनिसिटी दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला मेथड मैं यहाँ नहीं इस्तेमाल करूँगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। नहीं जी, नेक्स्ट मैंने लेट कर लिया कि लेट Sn बी दी सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम, वी विल शो डैट। मैं यहाँ पर दो चीज़ें शो करूँगा कि एक तो ये कि Sn जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब वो मोनोटोनिक है, और दूसरा ये बात शो करूँगा कि Sn बाउंडेड है। जब मैं ये दोनों बातें प्रूफ करने में कामयाब हो जाऊँगा तो इसका मतलब ये है कि Sn जो है वो कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है? मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम के तहत। मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम मैंने अभी आपको बताया कि एक सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक हो और बाउंडेड हो तो वो हमेशा कन्वर्ज करता है। तो अब मैं नेक्स्ट ये दिखाने लगा हूँ कि Sn मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अब अगली बात ये कि सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होता है। एक सीक्वेंस Sn को या An को आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहेंगे अगर उस सीक्वेंस की हर टर्म जो है हर नेक्स्ट टर्म पिछली टर्म से बड़ी हो, यानी Sn+1 जो है वो Sn से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और मज़ीद इसको अपनी आसानी के लिए हम लिख सकते हैं कि Sn+1 माइनस Sn, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये आपने 0 से बड़ा दिखाना है। तो अब मैं यहाँ से सबसे पहले निकालता हूँ Sn को।
तो एस एन क्या है, एस एन है यहाँ पर इस सीक्वेंस की एन टर्म का, इस सीरीज़ की एन टर्मों का सम। तो यहाँ पर एस एन बनेगा, देखें जी 2 टर्मों का सम होगा, 2 टर्म में, पहली 2 टर्म में, यानी 1/1 स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। अगर S3 निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब है 3 रकमों का सम, यानी यहाँ तक आ जाएगा 1/3 के स्क्वायर तक। तो एस एन का मतलब है एन टर्मों का सम, तो एन टर्मों का सम यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आएगा आपके पास। ये आ जाएगा जी 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर अप टू सोन 1/n का स्क्वायर। ये कितनी टर्मों का सम हो गया, ये इसकी n टर्मों का सम हो गया। अब अगली चीज़ मैंने निकालनी है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर Sn+1 भी निकालना है, n+1 टर्मों का सम। तो n+1 टर्मों का सम क्या होगा, n+1 टर्मों का सम हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर अप टू सोन 1/n का स्क्वायर। ये होगी n टर्मों का सम। तो n+1 चाहिए, तो n+1 का मतलब है इसमें एक और टर्म ऐड हो जाएगी, वो आ जाएगी n+1 का स्क्वायर। अब अगला काम ये करना है, इन दोनों को मैंने करना है माइनस, और माइनस करके ये दिखाना है कि ये आंसर 0 से बड़ा आता है, यानी पॉजिटिव है, इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है। तो Sn+1 माइनस Sn, इसमें से इसको माइनस कर लें तो आप देखेंगे ये जो यहाँ तक शुरू की टर्में हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा कौन है, आपका Sn है, ठीक है। या इसको आप समझ लें, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये सारा Sn है, तो Sn को मैं दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा Sn+1 माइनस Sn। तो इधर क्या बच जाएगा, इधर आ जाएगा 1/n+1 का स्क्वायर, ठीक है। या जैसे आप बेहतर समझते हैं इसमें से इसको माइनस कर लें, या इसको, इसका नाम Sn रखकर इसको दूसरी तरफ ले आएँ। लें जी, इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया 1/n+1 का होल स्क्वायर। आप कोई भी यहाँ पर n पुट कर लें जो कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। आप बताएं कभी ये चीज़ नेगेटिव हो सकती है, दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। दिस शोज डैट ये जो सीक्वेंस Sn है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट मैंने ये शो करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है। बाउंडेड के लिए मैंने ये दिखाना है कि इस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो किसी रियल नंबर से, पॉजिटिव रियल नंबर से छोटी होनी चाहिए, या कम ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इसकी बाउंडेडनेस को शो करने लगा हूँ, लेकिन मैंने लिखा नेक्स्ट भी शो बाउंडेडनेस ऑफ सीक्वेंस Sn। हमारे पास Sn जो है वो n टर्मों का सम ये है, आप ज़रा गौर से देखिएगा, 1 इक्वल है 1 के, इसमें तो आपको कोई शक नहीं है। अगली इसकी टर्म है 1/2 का स्क्वायर। अच्छा ये बताएं कि इधर भी मैं 1/2 लिख लेता हूँ, इधर भी 1/2 लिख लेता हूँ, अभी तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ऐसे ही है। अब मैं ऐसे करता हूँ, इधर वाले 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इट सेल्फ इसी से ही, यानी कि 1/2 इंटू 1/2। तो ये अब मुझे बताएं, इधर मल्टीप्लाई क्या करवाया, इधर नहीं मल्टीप्लाई करवाया, इधर, और इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1/1 इंटू 1/2 से। तो अब कौन सी साइड बड़ी है, आप कहेंगे ये वाली साइड बड़ी है, सॉरी ये वाली साइड आपके पास, ये वाली साइड, हाँ जी ये वाली साइड जो है स्मॉलर हो गई, ये वाली साइड आपके पास बड़ी है, क्योंकि ये आपके पास आएगा 1/2 0.5 और ये आपके पास है 1/4 0.25, ये आपके पास स्मॉलर हो गई। अच्छा अब अगली चीज़ है, यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब फिर इसको देखिएगा, ये है 1/3, इधर भी मैंने लिख दिया 1/3, इन दोनों में से कौन बड़ा है, अभी आप कहेंगे दोनों बराबर हैं। अब मैं इस वाली साइड को मल्टीप्लाई करवाता हूँ इसी नंबर से, यानी 1/3 इंटू 1/3, और इधर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ 1/2 से, 1/2 इंटू 1/3। अब मुझे बताएं कौन सी साइड बड़ी है, इधर बन गया 1/9 और इधर बन गया 1/6। तो अगर एक को 6 पर डिवाइड करें या एक को 9 पर डिवाइड करें, कौन सा जवाब ज़्यादा बड़ा आएगा, जाहिर सी बात है एक को 6 पर डिवाइड करने वाला जवाब ज़्यादा बड़ा है, वो 9 पर डिवाइड किया आपने, ज़्यादा बड़े नंबर से डिवाइड किया, तो ये हमेशा फिर स्मॉलर होगा। यानी आपका 1/3 का स्क्वायर जो है वो लेस देन आ गया 1/2 इंटू 3 से। एक और वैल्यू दिखाता हूँ आपको मज़ीद ताकि समझ आ जाए। अगला नंबर होगा 1/4 का स्क्वायर। तो मुझे बताएं कि 1/4 का स्क्वायर, इधर भी मैं 1/4 लिख लेता हूँ, इधर भी 1/4, अभी तो ये दोनों हैं बराबर। अब इधर वाले नंबर को इट सेल्फ इसी से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ये आ गया 1/4, इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाना, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1/3 से, 1/3 इंटू 1/4। कौन सी साइड बड़ी, ये 1/16 आ गया, ये 1/12 आ गया, आप कहेंगे ये चीज़ बड़ी है। तो अब मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ क्या, कि ये वाला जो पूरा सीक्वेंस है ये आपके पास लेस देन है, पहले लिखेंगे 1, ये 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर किससे छोटा है, 1/2 का मैंने लिखा था, ये देखें 1/2 का स्क्वायर लिखा था 1/1 इंटू 1/2, इसे लिख लिया था ऐसे 1 इंटू 2। आगे है 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर किससे छोटा है, वो है 1/2 इंटू 3 से, यानी 1/6 से, तो इसे मैं लिख लेता हूँ 1/2 इंटू 3। अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता जाएगा।
अब मैंने ये जो नंबर लिखे हैं आप ज़रा इन पर गौर करें। ये नंबर इधर वाले जिनसे ये छोटा दिखाया है, ये नंबर लिखे कैसे हैं। अगर जहाँ पर जब 1/4 की बारी आई है तो मैंने इस साइड को किससे मल्टीप्लाई किया, 1/3 से, यानी 4 से एक छोटा नंबर लिया। जब इसको मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई करवाया तो इधर किससे मल्टीप्लाई करवाया, 1/2 से, यानी 3 से छोटे नंबर से। तो जब इसकी बारी आएगी 1/n² की, इसके कंपैरिजन में हम जो नंबर उठाएंगे वो कौन सा होगा, वो होगा 1/n × n-1। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? ठीक है, तो ये वाली तमाम आपके पास टर्म्स इन तमाम टर्म से छोटी हैं या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकती है। बराबर सिर्फ एक नंबर के लिए, जब शुरू में मैंने 1 लिखा तो आप यहाँ पर इक्वल का निशान लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट आप यहाँ पर अब मैं गौर से देखिएगा कि इन नंबर्स को, ये वाले जो नंबर हैं इनको ऐसे लिखा जा सकता है इक्वल टू 1 प्लस, ये है 1/1/2, तो कैसे ऐसे लिख सकते हैं 1/1 - 1/2। ये देखें आप दोबारा एलसीएम लेंगे यही चीज़ बन जाएगी आपके पास। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 - 1/3, आप कहेंगे लिखा जा सकता है। इसी तरह आगे नंबर आएगा 1/4 वाला, उसे लिख लेंगे हम इस तरह 1/3 - 1/4। आप चेक करके देख लें, इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर यही सारी चीज़ बनती जाएगी। अप टू सोन आखिरी जो नंबर है उसे मैं लिख लूँगा ऐसे 1/n - 1 - 1/n। छोटा नंबर पहले लिखा है, बड़ा बाद में, तो 1/n - 1 पहले लिखेंगे, 1/n बाद में लिखेंगे आप। ठीक होगी बात क्या नहीं? ये क्यों लिखा है, इसमें आपने एक टर्म पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको पढ़ाया था टेलीस्कोपिक सम। टेलीस्कोपिक सम, टेलीस्कोपिक सम में कुछ टर्म किस तरह की होती हैं। टेलीस्कोपिक सम होता है आपके पास इस तरह का। टेलीस्कोपिक सम में होता ये है कि आप यहाँ पर गौर करें कि हर ब्रैकेट की जो दूसरी टर्म है और अगली ब्रैकेट की पहली टर्म, ये दोनों एक जैसी हैं लेकिन इनके साइन ऑपोजिट हैं। ये -a2 है, वो +a2 है, ये -a3 है, +a3 है। तो ऐसा जो सम होता है उसे टेलीस्कोपिक सम कहते हैं। और टेलीस्कोपिक सम में होता यह है कि ये तमाम टर्म कट जाती हैं, सिर्फ 2 टर्में बचती हैं, एक पहली और एक आखिरी। या ना तो इसमें a1 की तरह की कोई रकम होगी, ना an की तरह की कोई रकम होगी। ये पिछली an -1 है, ये इसके पीछे जो रकम होगी वो माइनस के साइन के साथ होगी, वो कैंसिल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर -a3 +a3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक होगी बात कि नहीं? तो ये जनाब टेलीस्कोपिक सम के मुताबिक आपके पास सिर्फ इन तमाम टर्म को आप देखें, -1/2 +1/2 से कैंसिल हो जाएगा, -1/3 +1/3 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 2 टर्म में बचेंगी, एक बचेगा 1 और इधर से बचेगा -1/, अच्छा एक तो ये वाला 1 तो शुरू में आएगा। अब एक और चीज़ देखिएगा, -1/2 +1/2 से कैंसिल हो गया, -1/3 +1/3 से कैंसिल हो गया। और ये वाला जो यहाँ पर इन टेलीस्कोपिक सम आपका शुरू है यहाँ से, ठीक है, और इसमें पहली टर्म आएगी 1, ये आगे ये वाला 1, ठीक है, ये वाला 1 पहले ही है। टेलीस्कोपिक सम यहाँ से शुरू किया है, तो टेलीस्कोपिक सम में यहाँ पर a1 ये है आपका, ये टर्म बचेगी और एक आखिरी रकम बचेगी, ये -1/n। ये जनाब आपके पास बन जाएगा। ये पूरा Sn देखें आपके पास आ गया। Sn छोटा है इससे, और आगे मैंने ये तमाम चीज़ें बराबर हैं, मतलब इसी, ये कोई नया स्टेप नहीं किया मैंने, इसी स्टेप को मैंने आगे लिखा है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होती है अक्सर, देखें मैंने लिखा है ऐसे 3 बराबर है 4 - 1 के, और आगे 4 - 1 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3 छोटा है 5 - 1 से। ये 5 - 1 कितना बनता है, 4 बनता है। और आगे मैं इसको लिख लेता हूँ, ये बराबर है 6 - 2 के। अब आप मुझे बताएं कि ये 5 - 1 को मैंने 4 लिखा और 4 का मैंने आगे लिख दिया 6 - 2, तो यहाँ पर इक्वल का निशान आना चाहिए कि लेस देन का निशान आना चाहिए। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 लेस देन 6 - 2 से? भाई ये इसी स्टेप को सोल्व करके आगे लिखा ना मैंने, यही स्टेप सोल्व किया, ये लिखा, फिर स्टेप को सोल्व किया, फिर ये लिखा। जब आप एक ही स्टेप को बार बार सोल्व करके लिखते हैं तो फिर ये वही स्टेप सोल्व होगा, तो इक्वल के निशान आएंगे यहाँ पर। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती यहाँ पर लेस देन का निशान लगाते जाते हैं, वो गलती है। लेकिन खैर Sn का आंसर ये था, ये सारा स्मॉलर आ गया इससे। Sn स्मॉलर इक्वल हो गया 2 - 1/n से। कब? जब आपका n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो यही आपने दिखाना था कि आपका सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, अगली बात ये, अब बाउंडेड कब होगा जरा देखिएगा। मुझे अगली बात बताएं कि आपका 2 बड़ा है या 2 में से 1/n को माइनस करें तब आंसर बड़ा आएगा। ज़ाहिर सी बात है कि ये वाला नंबर छोटा है, 2 बड़ा है। इसका मतलब अगली चीज़ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि Sn जो है वो स्मॉलर है 2 से तमाम n के लिए। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर दिया। दिस इम्प्लाइज Sn इज़ बाउंडेड। Sn आपका क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। अब अगर आपके पास सीक्वेंस हो गया बाउंडेड, सीक्वेंस बाउंडेड भी हो गया और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो गया, तो इसका मतलब क्या है, Sn आपके पास हो गया कन्वर्जेंट। तो Sn को आपने कन्वर्जेंट दिखा दिया, तो सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट हो गया। तो हैंस
हेंस बाय द रिजल्ट, आगे आपने ये रिजल्ट लिखना है कि वी नाउ डैट एन इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेस इफ इट्स सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम कन्वर्जेस। अगली बात आपने ये लिखनी है इसके बाद। तो हेंस समीशन 1 से इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर कन्वर्जेस, क्योंकि इस सीरीज़ इस सीरीज़ का nth पार्शियल सम कन्वर्ज कर गया, लिहाजा ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर गई आपके पास। तो आयलर सीरीज़ की कन्वर्जेंस आपने इस तरह दिखानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हार्मोनिक सीरीज़ डाइवर्ज करती है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर जो आपकी हार्मोनिक सीरीज़ है उसको मैंने डाइवर्जेंट दिखाना है। तो इसके लिए मैं अपना लेक्चर नंबर 23 को इस्तेमाल करूँगा। और लेक्चर नंबर 23 में हमने प्रूव किया था काशी क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ को, कि कोई इनफाइनाइट सीरीज़ जो है वो कब कन्वर्ज करती है, उसके लिए काशी क्राइटेरिया क्या था। वो काशी क्राइटेरिया था कि इफ़ द सीरीज़ समेशन 1 से इन्फिनिटी an इज़ कन्वर्जेंट, अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्ज करेगी, तो फिर होगा क्या कि देन फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक पॉजिटिव इंटीजर n नॉट मिलेगा, सच डैट के sm माइनस sn इन दोनों के डिफरेंस का जो एब्सोल्यूट है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। यानी ये जो आपका काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है ये उसको फुलफ़िल करना चाहिए। और यहाँ पर ये मैंने इफ़ कंडीशन है, ये दोनों इफ़ एंड ओनली इफ़ दोनों के लिए दुरुस्त है। यानी ये सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट है तो फिर ये इसको सेटिस्फाइड करती है कि sm माइनस sn लेस देन एप्सिलॉन होगा। और अगर इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर आपके पास sm माइनस sn के एब्सोल्यूट का डिफरेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन हो तो फिर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। ठीक है, दोनों तरफ से ये बात दुरुस्त है। यानी इसको ऐसे भी लिख लेना चाहिए, द सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा और मैं ये दिखाऊँगा कि आपको हार्मोनिक सीरीज़ में कोई ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन नहीं मिलता, क्योंकि ये बात दुरुस्त होनी चाहिए हर एप्सिलॉन के लिए, हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए sm और sn के दरमियान का डिफरेंस जो है वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। तो मैं दिखाऊँगा कि आपको एक ऐसा एप्सिलॉन मिला है, पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, वो ऐसा एप्सिलॉन मिला है कि उसके लिए ये वाली साइड उससे छोटी नहीं है, एप्सिलॉन से छोटी नहीं है। छोटी होने की बजाय ये वाली साइड sm माइनस sn वाली जो साइड है वो उस एप्सिलॉन से बड़ी है, यानी उल्टा दिखाऊंगा मैं इसको यहाँ पर। ठीक है, तो वो देखते हैं। ले जी, ये मेरे पास सीरीज़ है, मैंने मान लिया कि इस सीरीज़ की एन टर्मों का जो पार्शियल सम है उसका नाम Sn है। Sn विद द सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम, सो Sn आ जाएगा 1 + 1/2 1/3 अप टू 1/n। अगली चीज़ मैंने ये दिखाना है कि यहाँ पर आपके पास Sm Sn कह लें, Sn माइनस Sm कह लें या Sm माइनस Sn कह लें, मैंने दिखाना है कि ये एप्सिलॉन से बड़ा है। एक एप्सिलॉन यहाँ पर मैं तलाश करूँगा। अगली चीज़ n और m क्या है, n और m नेचुरल नंबर हैं। तो मैंने यहाँ पर m जो नेचुरल नंबर है वो वाला m को जो है वो उसको मैंने यहाँ पर रख लिया 2n के बराबर। देखें जी, नेचुरल नंबर तो कोई भी हो सकता है ना। ठीक है, वो एक नेचुरल नंबर n है तो अगर n+1 भी हो सकता है, n+10 भी हो सकता है, n+100 भी हो सकता है, n का स्क्वायर भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर जो नेचुरल नंबर लेके चला हूँ वो 2n तलाश कर ले लिया। यहाँ पर 2n का मतलब है कि n का डबल। तो वो देखें S2n क्या निकलाएगा, S2n का मतलब है 2n टर्मों का सम, वो आएगा 1 + 1/2 1/3 अप टू 1/n। अब ये n रकमों का सम आ गया यहाँ तक, मैंने चलना है इसे 2n तक लेकर। तो 2n कैसे 2n तक कैसे चलेंगी, आपने डबल करना है। मिसाल के तौर पर देखें, आपका n अगर बनता है 10 तक तो 2n कहाँ तक जाएगा, 2n होगा 20 तक। तो n जब n टर्म आपकी जब ख़त्म हो जाएंगी तो अगली टर्म क्या होगी, n+1, और वो क्या होगा 11, फिर n+2 आएगा, फिर n+3 आएगा। तो कोई बच्चा इसे कंफ्यूज ना हो कि 2n बड़ा है या n+1 बड़ा है। ठीक है, 2n बड़ा होगा हमेशा n+1 से, अगर n आपका नेचुरल नंबर है तो। ठीक है ना, तो ले जी, अगली टर्म आ गई 1/n+1, फिर अगला 1/n+2 अप टू 1/2n आ जाएगा आपके पास। ये S2n में से Sn को माइनस कर दिया काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया के लिए, तो ये वाली टर्म सारी कैंसिल हो जाएगी जो n टर्म्स हैं। बाकी बचेगा 1/n+1 1/n+2 1/n+3 अप टू 1/2n। अब अगली चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन तलाश करना है, तो उसके लिए मैं आपसे पूछता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा, कंपैरिजन करके मुझे बताएं कि आपका 1/n+1 ये बड़ा है या 1/2n बड़ा है। कोई भी आप n रख लें, मिसाल के तौर पर n की कीमत चलें रख लेते हैं 5 के बराबर। इधर रखेंगे ये आएगा 1/6 और इधर रखेंगे तो ये आएगा 1/10। तो 1/10 बड़ा है या 1/6 बड़ा है, तो 1/6 आपका हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि एक को आपने डिवाइड किया 10 हिस्सों में, एक को डिवाइड किया 6 हिस्सों में, तो 1/6 हमेशा बड़ा होगा। तो ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा। इसी तरह ही फिर 1/n+2 इसका कंपैरिजन भी मैं इसी नंबर के साथ कर लेता हूँ। मैंने इसको दिखाना है डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट दिखाने के लिए मैंने ये दिखाना है कि मेरे पास कोई ऐसा एप्सिलॉन नहीं निकलता। ठीक है, कोई ये देखें कन्वर्जन के लिए होता है कि इसका
इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, और एप्सिलॉन क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो वो सीरीज़ फिर कन्वर्ज करती है। लेकिन अगर मैं ये दिखाने में कामयाब हो जाऊँ कि मेरे पास एक एप्सिलॉन ऐसा निकल आया है जिसके लिए ये लेफ्ट हैंड साइड उस एप्सिलॉन से छोटी नहीं है बल्कि बड़ी है, तो फिर क्या होगा, सीरीज़ डाइवर्ज कर देगी। तो वो एप्सिलॉन तलाश करने के लिए यहाँ पर मैंने इसके हर नंबर को S2n माइनस एस एन का, ये जो तमाम टर्म बची हैं, इन तमाम टर्मों का कंपैरिजन कर रहा हूँ 1/2n से। तो अभी भी आप देखें ये नंबर इससे बड़ा होगा। आप कोई भी n यहाँ पर रख के देख लें, n की कीमत आप यहाँ पर 5 रखें, ये आएगा 1/7, इधर रखेंगे तो ये आएगा 1/10, तो ये रकम हमेशा इससे बड़ी होगी। इसी तरह आप n की जगह यहाँ पर 3 रखेंगे, n+3 हमेशा 1/2n से बड़ा होगा। ये तमाम जो ऊपर वाली टर्म है इस 1/2n से हमेशा क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो इसे मैं आगे लिखने लगा हूँ, दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1/2n। एक 1/2n इसके लिए आ गया, अगला 1/2n फिर दूसरी रकम के लिए आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 1/2n आ जाएगा इससे अगली टर्म के लिए, अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता रहेगा। और एक 1/2n आ गया इसके आखिर के लिए, आखिरी रकम के लिए, हर रकम के लिए 1/2n आ गया। अब अगली बात ये कि ये ऊपर टर्म हैं कितनी, सोचें, ये ऊपर थी n टर्म्स, क्यों, आपने S2n निकाला था, S2n में यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म है, n है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी टर्म है, ये भी n है, दोनों को तब ऐड करेंगे तो 2n बनेगा ना आपके पास। तो ये टोटल 2n टर्म्स हैं। तो मुझे बताएं कि अगर आपके पास लिखा हो ऐसे 1 + 1 + अप टू सोन 1, ये लिखा हो मैंने अप टू 100 टर्म तक, तो इसका सम कितना आएगा, 100 × 1, ठीक होगी बात ये। तो ये तमाम टर्म है n टर्म्स, तो इसका सब का सम कितना आ जाएगा, ये सम आ जाएगा n × 1/2n। मैंने कोई नया स्टेप नहीं किया, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन नहीं लगा रहा, इसी को सोल्व कर रहा हूँ, इसलिए इक्वल आएगा। यहाँ पर n से कट देगा, बाकी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके S2n माइनस SN का जो आंसर है वो 1/2 से बड़ा है। अब अगली बात जो मैं बता रहा था, यहाँ पर मैं अगर लेट कर लूँ कि एप्सिलॉन जो है वो 1/2 के बराबर है, दिस इम्प्लाइज आपका S2n माइनस SN वो बड़ा हो गया 1/2 से, बड़ा हो गया एप्सिलॉन से। तो अगली बात आपने लिखनी है कि बाय यूजिंग द रिज़ल्ट काशी काशी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़, उसकी स्टेटमेंट आप लिख दें, काशी क्राइटेरिया फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़, और वो क्या है वो आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। ये वाली सारी आपने स्टेटमेंट लिख देनी है कि वी नाउ डैट एन इनफाइनाइट सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ, यहाँ पर आपने वर्ड लिखना है इफ़ एंड ओनली इफ। अ सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ for every positive real number epsilon there exists a positive integer n not such that sm minus sn less than epsilon। तो आगे आपने लिखना है because here इसको आप चाहे नाम दे दें, इस इनक्वालिटी को आप नाम दे दें यहाँ पर 1, because here 1 does not fulfill the criteria of the convergence criteria of Cauchy convergence criteria, hence the harmonic series diverges। उम्मीद करता हूँ बेटा आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बिहेवियर चेक करेंगे हाइपर हार्मोनिक सीरीज़, या जिसे आप पी सीरीज़ कहते हैं, उसके मतलब डिस्कशन करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।